हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी में आप सभी को पता है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट आपको कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने क्लास 6 और क्लास 7 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये आपको जाके ज़रूर देख लेना है, क्योंकि एक एक चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी हो या फिर किसी भी जीके जीएस का पार्ट जहाँ पे भी आपका पूछा जाता है, जहाँ पे भी आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। बस इसको आपको कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है, 12 तक। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए होते हैं, हर एक चैप्टर में आपको हाईलाइट करके मैं देती हूँ पीडीएफ। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप पूरी पीडीएफ ले सकते हैं और उसका बैठ करके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, हम आज क्या इस पूरे क्लास में देखने वाले हैं उसको एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आज ये पूरी क्लास जो अपना पूरा समय आज यहाँ देने वाले हैं, वो किस विषय पर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और हम इसको देखने वाले हैं। उद्योग से एक प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा तो आपका सेक्टर से बनता है, तो ये थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल पार्ट भी है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि क्लास 8 का ये चैप्टर 5 है, उद्योग, ठीक है। इसका आई थिंक एक और चैप्टर है, इसके बाद क्लास 8 खत्म हो जाएगा, फिर हम क्लास 9 में चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ है ये पूरा चैप्टर, विनिर्माण। विनिर्माण से क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये टर्म्स है क्या आखिर। तो और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया जाएगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से पूरे जो चैप्टर है उसको आप समझ सकें। इसके बाद हम बात करें तो उद्योग के बारे में बताया जा रहा है कि उद्योग आखिर होता क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो इसको हम समझेंगे। क्या होता है आपका समुद्र आधारित उद्योग, क्या होता है वन आधारित उद्योग, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद आकार से भी आपका होता है कि लघु आकार और वृहद आकार के उद्योग, तो देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा होगा या आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे आप देखिए तो स्वामित्व के आधार पे भी दिया गया है। स्वामित्व के आधार पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और आपका कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब क्या टर्म्स है, ये सब मैं आपको अभी आगे समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो बस आपको तसल्ली से पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट देखना है। इसके बाद यहाँ पे उद्योगों को अवस्थित करने में कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित होते हैं, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। आगे देखिए, औद्योगिक तंत्र की बात की गई है, औद्योगिक प्रदेश की बात की गई, कौन कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद क्या होता है निवेश, क्या होता है प्रक्रम, क्या होता है निर्गत, ये भी आप समझेंगे बहुत आसानी से। जिसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एक मैप दिया गया है, ये आपको टेलीग्राम पे मैं जब भेज दूँगी वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत के कुछ यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं, जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो एनसीईआरटी में ही ये आपका दिया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से बना है, आई थिंक ये आपका 10 टाइम्स क्वेश्चन मैंने देखा है, भोपाल त्रासदी, जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। और उसमें आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वो गैस था जिसकी वजह से ये पूरी त्रासदी हुई थी। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और ये आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर में भी आपको पता होगा कि इसको लेकर के बात चल रही है कि ये इतने टाइम से जो है इसका जितना भी फैक्ट्री जो भी यहाँ पे त्रासदी हुई थी, उसका जो पूरा मलबा था वो अब तक पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहाँ के लोग जो हैं अभी भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उबर नहीं पाए हैं इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ भी देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो गैस है, इसका रिसाव ये जो हुआ था वहाँ पे, तो किस गैस की वजह से हुआ था ये तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। तो यही करंट अफेयर की दृष्टि से भी देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किस जगह पे इसका जो मलबा है उसको ले जाया जा रहा है, उसको डिस्पोज करने के लिए। तो आपने यहाँ पे मैं आपको क्लास में बताऊंगी अभी, तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा शहर है जहाँ पे ले जाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये करंट अफेयर का एक सेगमेंट है जिसमें हम जोड़ के पढ़ रहे हैं, आपको आसानी से याद रह जाएगा इसलिए। आगे देखिए, प्रमुख उद्योग का वितरण किस प्रकार से किया गया है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये क्या है इसको हम समझेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे कुछ जो है आपके यहाँ पे जो कंपनी है उसको भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं टिस्को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा लंबा वीडियो रहने वाला है, लेकिन आपको एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाईलाइट मैंने नहीं किया है, आई थिंक मैं भूल गई हूँ या फिर मैंने छोड़ दिया है भूलवश। तो आपको जब मिलेगा पीडीएफ तो ये पूरा आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पिट्सबर्ग आपको दिया गया है जो यूएसए का आपका पार्ट है, इस्पात नगर है ये, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी स्किप आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जो गुजरात में साबरमती के तट पर, यहाँ पे ये पूरा हम देखेंगे बहुत अच्छे से इसके बारे में कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद आपको पता होगा। आगे देखते हैं ओसाका क्या है, तो ओसाका आपका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसको भी हम देखेंगे, ये जापान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है ओसाका को। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसको हम अभी देखेंगे अभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्लास पूरा एंड होता है। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको ज़रूर आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरा चैप्टर आप कितना समझ पाए हैं। तो मैंने पूरा आपको वीडियो का एक प्रारूप मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है पूरी क्लास में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाने के बाद आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करवाई जाएगी। एक एक टॉपिक से एक एक चैप्टर से प्रश्न आपको करवाया जाएगा। तो बस आपको कहीं नहीं जाना है, एक जगह इकट्ठे होकर के पढ़ाई करो। और बहुत ही कम समय बचा है, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है परीक्षा के लिए आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो बस आपको परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन कितना हाई जा रहा है और कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ही हाई जा रहा है इसीलिए। तो चलिए हम इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है विनिर्माण से, मैंने आपको भी बताया। तो देखते हैं कि ये क्या है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो अपने जो प्रियजन हैं और जो दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो भी प्रतिभागी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो विनिर्माण की अगर मैं बात करूँ तो ये होता क्या है। तो विनिर्माण आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है क्लास 6 और क्लास 7 में भी ये चैप्टर का जिक्र हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे हमने प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे हमने सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को हमने देखा था बहुत अच्छे से, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसी के अंदर का ये कॉन्सेप्ट है ये विनिर्माण। अगर किसी को पता है तो मेरे बताने से पहले ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आप अपने आप का ज्ञान वो जो है आप चेक कर सकें। तो देखिए विनिर्माण क्या होता है, सिंपल समझिए, सिंपल भाषा में बताती हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका जो एक पेड़ है, ये पेड़ से किस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा, किस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा उसको, ये जो पूरा प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनिर्माण, ठीक है। अब ये कैसे होगा देखिए, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये, तो जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं हमेशा ही आपको परिभाषा पर जो भाषाई पहचान है वो आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जहाँ से क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से अटैम्प्ट कर पाएँ। अब एक क्वेश्चन आपका बना था हाल ही में, फिलहाल बीपीएससी में ही क्वेश्चन बना है आपका, टीआरई 1 में भी बना है, टीआरई 2 में बना है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। तो विनिर्माण जो है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से, या फिर निम्न में से एक से अधिक या एक भी नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये होता क्या है विनिर्माण, मैंने आपको बताया प्रोसेस, याद रखेंगे। एक लाइन में मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी बार, तो आपको बार बार बताने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ उतना आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र और एक है आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है आपको पता है, कृषि आता है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कृषि किसके अंदर आता है, तो प्राथमिक के अंदर आता है, आपको पता है। पशुधन, जो पशु व्यवसाय ये सब है,
तो पशुधन ये सब आपका किसके अंदर आता है, प्राथमिक के अंदर आता है। वानिकी आपका फॉरेस्ट्री जो है वो भी आपका, यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगी तो मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। वानिकी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। फिर अगर मछली पालन की बात करें तो ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद डेयरिंग यानी कि दुग्ध उत्पादन जो होता है वो भी आपका प्राथमिक के अंदर ही आता है। अगर द्वितीयक की हम बात करें तो देखिए आपका खनन जो है, खनन और उत्खनन वो भी आपका प्राइमरी में ही आता है, प्राथमिक में। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। द्वितीयक में ही आपका विनिर्माण होता है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया, विनिर्माण किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र में आपको पता है प्रोसेस से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति। यहाँ पे एक तरह से बात की जाए तो ये दो शब्द आप समझेंगे, विनिर्माण और निर्माण, ठीक है। निर्माण क्या होता है और विनिर्माण क्या होता है, बस यही जो है आपका, यही जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में आपकी सेवाएं होती हैं, जो सर्विस होते हैं, जो भी सेवाएं आपको प्रदान किए जाते हैं वो आपके टर्सरी के अंदर आ जाता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है। जिसके अंदर व्यापार आ जाएगा, होटल्स वगैरह आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, है ना। इसके बाद कुछ सर्विसेज जो भी पेशेवर प्रोफेशनल जो सर्विस होती है वो इसके अंदर आ जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और भी अन्य जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे कि टीचिंग आपका किसके अंदर आएगा, तो वो भी आपका टर्सरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि जो प्राथमिक है उसके अंदर क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी विनिर्माण के बारे में। इस पर मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए द्वितीयक के अंदर आपका आता है, द्वितीयक के अंदर आपका उद्योग भी देखिए इसके अंदर ही आपका आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था निर्माण, और थोड़ा सा समझ लीजिए इस टर्म को क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद विनिर्माण, तो आप सेकेंडरी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे समझेंगे। अगर मैं बात करूँ निर्माण, तो निर्माण के अंदर आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होगा, जैसे कि भवन, कोई भी भवन, बांध, पुल, इन सभी चीज़ों का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निर्माण के अंदर आ जाएगा। विनिर्माण के अंदर क्या आ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज़ की को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो आपका विनिर्माण के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मोबाइल है, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, कोई भी मोबाइल है तो सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं, अगेन अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे पौधे से जो यात्रा शुरू हो रही है कागज़ के निर्माण की, तो ये जो बीच की जो यात्रा है यही आपका विनिर्माण है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनता है इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखने की जो अभ्यास पुस्तिका है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। कैसे, तो इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, फिर उसमें लुगदी मिल तक उसको लेके जाया जाता है और वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। उसको पूरा मतलब एकदम उसका चोखा बना दिया जाता है, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाकर मशीनों से उसमें कागज़ का रूप उसको दिया जाता है और फिर वो आपके पास पहुंचता है, प्रेस में जाता है। वहाँ पे इंक स्याही के माध्यम से जो है पृष्ठों पर छंपन यहाँ पे प्रिंटिंग होता है। उसके बाद वो आपके पास पहुँचता है, ठीक है, आपके हाथों में पहुँचता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए द्वितीयक क्रियाकलाप जो है या विनिर्माण या लगाया है यहाँ पे, तो आप समझ जाइए द्वितीयक का मतलब ही होता है विनिर्माण, ठीक है। तो इसके माध्यम से कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब आप समझ गए। अगर आपको पौधा दे दिया जाए तो क्या आप पेपर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब पौधा क्या है? कच्चा माल है और इसको उत्पाद यानी कि पेपर बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो यही परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इज इट क्लियर फॉर ऑल? अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं।
आगे देखते हैं, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। वस्तुओं के उत्पादन मतलब प्राथमिक, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन क्या है, सेवा से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। तो आपको पता है कि खेत में कपास उगता है, कपास से फिर आपका वो सूत बनेगा, सूत से कैसे मशीन में वो फिर आपका पूरा कमीज बनेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कच्चा माल, आकार और स्वामित्व, ये 3 तरह से जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। सिंपल समझिए। कच्चा माल में क्या होता है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको हम आगे समझते हैं। जब हम बात करें कृषि आधारित उद्योग की तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति, जंतु उत्पादों का उपयोग करते हैं। वनस्पति का उपयोग करते हैं। कृषि आधारित उद्योग में जो हमें मिलता है वो है आपका कच्चा माल, ठीक है। संसाधन, खाद्य संसाधन मिलता है, वनस्पति तेल मिलता है, सूती वस्त्र मिलता है, डेयरी उत्पाद, अभी मैंने आपको बताया ना, कृषि आधारित उद्योग में यहाँ पे आपका वही बताया जा रहा है जो मैंने आपको बताया। चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के ही अंतर्गत आता है। इतनी बातें क्लियर है। खनिज आधारित उद्योग में क्या क्या मिलेगा आप खुद ही सोच के देखिए। तो खनिज आधारित उद्योग भी आपका किसके अंदर आएगा, प्राथमिक उद्योग के अंदर आएगा। मैंने आपको बताया था अभी अभी माइनिंग के बारे में, खनन और उत्खनन के बारे में। तो खनन और उत्खनन भी आपका किसके अंदर आता है, प्राथमिक के अंदर आता है। अभी अभी मैंने आपको ये बातें बता रखी हैं। तो प्राथमिक उद्योग के अंदर आता है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उत्पादों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित जो लोहा है वो खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। समझ में आया यहाँ पे आपको ये बात। तो जो भी अयस्क होता है वो अयस्क सीधा सीधा यूज़ में नहीं आता है, वो कच्चे माल की तरह ही प्रयोग में आएगा ना। वो अयस्क है, वो कच्चा माल है। अब उससे आप कोई भी लोहे का कोई सामान बनाते हैं तो वो आपका फिर जा कर के द्वितीयक के अंदर चला जाएगा। अभी हम ये प्राथमिक के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो कच्चा माल जो आपका होता है यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि कोई भारी मशीन बन जाएगा, इससे भवन निर्माण में उपयोग किया जाएगा, रेल के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। है, समझ में आया। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये काम करता है। अब आगे देखिए समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र में क्या जो भी मिलता है वो आपका कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग कैसे होगा देखिए। तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। जो भी जहाँ से वेस्ट मटेरियल के रूप में हमें रॉ मटेरियल के रूप में जो हमें मिलता है वो हमारा कच्चा माल हो जाएगा। उसमें आपका 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया। कृषि के रूप में, खनिज आधारित, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। और वन में क्या मिलेगा आपको, तो वन से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं वो कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। जैसे लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से संबंधित उद्योग। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें समझ में आसानी से आ गई होगी। अब देखिए आकार के बेसिस पे देखा जाए तो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी। अगर बहुत कम पैसे लगाकर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, लघु आकार का उद्योग हो जाएगा। और बृहद तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बृहद आकार का उद्योग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर होते हैं। जैसे हाथ से कोई बुनाई कढ़ाई का काम हो रहा है ना, तो वो हो जाएगा। जैसे कि जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों के निर्माण हाथ से होते हैं। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं जो कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं।
ठीक है। बड़े पैमाने पे हम बात करें तो बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। मतलब जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम होता है और पूंजी का भी प्रयोग कम होता है। कम पैसे में की जाने वाली जो उद्योग होती है वो आपका लघु आकार का उद्योग होता है। क्लियर है। और बड़े पैमाने के जो उद्योग होंगे उसमें पूंजी का निवेश भी अधिक होगा और प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होगा, मतलब हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम उद्योग बड़े लघु पैमाने के उद्योग हैं और ऑटोमोबाइल की बात की जाए या भारी मशीनों का उत्पादन, ये सभी आपके बड़े पैमाने के उद्योग हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आपको किस प्रकार से नोट करना है अब तक समझ में आ गया होगा, इतनी बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पे आपको खुद भी पता है कि पैराग्राफ में आपको नोट नहीं करना है, क्रिप्स नोट बनाएंगे, छोटा छोटा नोट बनाएंगे ताकि इसका रिवीजन आप कम समय में कर पाएँ। अब यहाँ देखिए, स्वामित्व के आधार पे उद्योगों को निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, आपका राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाएगा। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, ठीक है। इसमें वर्गीकृत किया गया तीन तरीके से यहाँ पे आपका स्वामित्व के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे। निजी क्षेत्र में क्या होता है? आप देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में क्या होगा? कोई एक व्यक्ति भी इसका संचालन कर सकता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा भी इसका जो है संपादन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है आपका? पूरी तरह से किस पर डिपेंड होता है? सरकार पर डिपेंड होता है। ज़्यादा डीप में जाऊंगी तो ये ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि देखिए, अगर मैं बात करूँ निजी क्षेत्र की, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, तो 51% से ज़्यादा जो शेयर होता है वो शेयर आपका जो स्वामित्व है, जो निजी व्यक्ति है उसके पास होगा, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 51% से अधिक का जो शेयर होता है वो आपका पब्लिक सेक्टर में होता है, यानी कि 51% से अधिक शेयर जो है वो सरकार के हाथों में होगा। और जहाँ पे ऐसे कोई संगठन होते हैं जो 100% शेयर सरकार के हाथ में होते हैं उसको हम कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉरपोरेशन, जैसे कि LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अभी इसका नाम बदल गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे कॉरपोरेशन जुड़ जाएगा वो आप समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ये हम अब थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जा रहे हैं, तो हम फिर से वापस आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे। तो स्वामित्व के आधार पे आपने ये 3 चीज़ें नोट कर ली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या और बातें यहाँ पे कही गई हैं। आप देखिए, जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आएगी, क्योंकि बहुत डिटेल में अब धीरे धीरे चीज़ें होने वाली है। आपका 8 खत्म होने वाला है, 9 क्लास आपका चलने वाला, और 11 12 तो समझ लीजिए आप PCS लेवल की तैयारी भी करोगे ना, तो वहाँ पर भी वही सब पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छा लेवल रहता है और आपको सभी चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो बस आपको ध्यान से सुनना है। अब देखिए, निजी क्षेत्र में यहाँ क्या दिया है, तो इसके उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में बात की जाए तो उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब संयुक्त क्षेत्र क्या है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, यानी कि इसमें आपका राज्य जो है वो आपका रहता है और साथ में व्यक्ति जिसका ये है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए, सहकारी क्षेत्रों के उद्योग क्या होते हैं, तो स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्वामित्व का संचालन किसके द्वारा होता है? जो आपका रॉ मटेरियल उपलब्ध करा रहा है, जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं और जो कामगार होते हैं जो उसमें काम करते हैं, तो वो दोनों जो है मिल करके, सेपरेटली नहीं, मिल करके जो है इसमें सहयोग करते हैं, वहाँ पे आपके सहकारी क्षेत्र हो जाता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? आनंद मिल्क यूनियन
लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आपको ऐसे ही ऑरली बस पढ़ना नहीं है, इसको नोट करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा यहीं से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठ के आ जाएगा आपके एग्जाम में और पूछेगा ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कौन से हो जाएगा, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन, संचार, ये सब आपका क्या है, उद्योगों के अवस्थिति में जो प्रमुख कारक है, इसको ज़रूर आप नोट कर लेंगे। और उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। मतलब आपको ईजिली, आप इजी भाषा में समझो, अब हम बुक की भाषा में नहीं बता रहे आपको, आसानी से समझिए। तो आप कहीं पे भी अगर मान लीजिए अपना कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आप कहाँ पे खोलेंगे, जहाँ पे आपको ईजिली रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए, ताकि मान लो कि आप कोई शर्ट बनाने का कारखाना खोलना चाहते हैं तो आपको ईजिली जो है वहाँ पे अगर कच्चा माल मिल जाएगा तो आप आसानी होगी आपको। श्रम आपको अगर ईजिली मिल जाता है, लोन मिल जाता है, श्रम मतलब मजदूर आपको मिल जाता है, यानी लेबर आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको सुविधा होगी। और क्या कारक होगा, तो पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पूंजी के तो आप कोई भी जो इंडस्ट्री है वो खड़ा नहीं कर सकते। बाज़ार होना चाहिए, अब आपने इतना सारा प्रोडक्ट बना तो लिया, आप उसको बेचेंगे कहाँ, तो बाज़ार एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। जल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जल जो है आपका किसी भी कारखाने की बात की जाए तो जल की इम्पोर्टेंस अपने आप में हो जाती है। और विद्युत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है ना। इसके अलावा भी आप बंद अंधेरे कमरे में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो विद्युत भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं पे भी कारखाना खोलेंगे तो आप उसके नीचे ज़मीन तो होनी चाहिए ना, कोई ज़मीन होगी उसी के ऊपर तो आप कोई कारखाना खोलेंगे, तो इसीलिए आपको भूमि भी इम्पॉर्टेंट है। परिवहन, यहाँ पे आप कारखाना बना रहे हैं तो इस पर जो माल आएगा, जो सप्लाई होगा, ये माल सप्लाई होना, ये सभी तभी इम्पॉर्टेंट, तभी अच्छे से सुचारू रूप से हो पाएगा जब वहाँ परिवहन स्ट्रांग होगा, यानी कि गाड़ी आ जा सकती है। अगर परिवहन स्ट्रांग होगा तभी तो वहाँ पे आप जा आ सकते हैं। संचार सही होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच की बातचीत सही होनी चाहिए, है ना। जो सप्लायर हैं, जो प्रोडक्टर हैं, जो उपभोक्ता है, उन दोनों की जो आपस की जो तालमेल है वो अच्छे से होनी चाहिए, तभी जो है आप अच्छे से कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री को आप बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। उद्योग 19 स्थान, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कभी कभी सरकार कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग को स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। इसमें कुछ समझने वाला बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, औद्योगिक तंत्र क्या है। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। अब ये तीन जो आपको टर्म्स दिए गए हैं, बस ये आपको समझना है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। निवेश क्या होता है, तो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, अन्य संरचना, यानी कि जो भी कारक आपने अभी पढ़ा वो सभी कारक आपके होंगे, तो निवेश आप बहुत ही आसानी से कहीं भी कर पाएंगे। ठीक है। प्रक्रम क्या होता है, तो प्रक्रम जो है वो क्रियाकलाप को कहते हैं, जो एक्टिविटीज़ आपकी होती है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करती है। मतलब कि आपने कपास तो ले लिया, अब उससे जो आप कपड़े बनाएंगे, जब आप शर्ट बना करके पैकिंग करके तैयार करेंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है, यानी कि प्रक्रिया के अंदर होता है। और निर्गत क्या होता है, निर्गत होता है अंतिम उत्पाद। इसमें आप क्या करेंगे, आप कोई भी सामान को बेचेंगे, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। मतलब किसी भी मान लीजिए आपने कपास लिया, ठीक है, उसको आपने जो आपके कारखाना है वहाँ पे आपने बिल्ड किया, वहाँ पे सभी चीज़ें आपने की, तो क्या हो गया, निवेश हो गया। प्रक्रम क्या होता है, जब कपास से आपने पूरा एक कपड़ा बना दिया तो वो प्रक्रम के अंदर आता है। निर्गत के अंदर क्या आता है, जब आप उसको सर्विस देते हैं,
ठीक है। जब सर्विस देते हैं यानी कि उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं, बेच करके जो आप लाभ कमाते हैं, जो आप आय अर्जित करते हैं, वो आपका निर्गत के अंदर आता है। ये तीनों टर्म समझ में आ गया, बहुत आसान था। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में बात की जाए तो कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश होते हैं। और प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, मतलब यहाँ पे पहले हम ओटते हैं। आपको पूरा प्रोसेस तो मैं बताने वाली नहीं हूँ कि आप कमीज़ कैसे बनाएंगे, लेकिन आपको खुद में आइडिया होगा कि उसकी कटाई होगी, फिर उसको बुनाई होगी, फिर उसको रंगते हैं, अलग अलग कलर के आपके शर्ट्स बनेंगे, फिर उसके बाद उसकी छपाई होगी, उसमें कुछ आपको पैटर्न्स ड्रॉ करना है या कुछ भी। तो इस प्रकार से ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो आपके प्रक्रम के अंदर आते हैं, और आप कमीज जिसे पहनते हैं वो आपका उत्पादन होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रदेश क्या होता है देखते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया में है। मुख्य प्रौद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आदान प्रदान अगर होता है किसी चीज़ का, तो वो आपका औद्योगिक प्रदेश के अंदर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो परिवहन है वो आपका स्मूथली आपका चलता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपकी कही जा रही है। तो विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आपका, ये आपको नोट कर लेना है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे देखते हैं। वो विश्व का आपको बताया गया। अब भारत में अगर हम बात करें औद्योगिक प्रदेश की, तो मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये पूरा आपका भारत का, इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक आपका भोपाल त्रासदी है, जिसके अंदर मैंने आपको भी बताया, अभी करंट में भी ये न्यूज़ चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। बेहतरीब भोपाल में 3 दिसंबर 1984, ये डेट याद रखें आप। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक घटना आपकी जो घटती है, दुर्घटना, और यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, यही क्वेश्चन आपका पूछता है सबसे ज़्यादा। तो क्या वो रीज़न था, कौन सा वो गैस था जिसके वजह से, जिसके रिसाव की वजह से जो है ये पूरी घटना हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये गैस का रिसाव हुआ वहाँ पे, और इसी से 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो है बच गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो गए। अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, उनके जो आंत है विकृति, उसमें हो गया। और वो ऐसा था कि वो जेनेटिक होता गया, तो काफ़ी सारी जो पीढ़ियां हैं वो इससे प्रभावित रहीं। और लगभग 40 साल बीत चुके हैं, और अब जो है इसके मलबे को अब तक वहाँ से हटाया नहीं गया है। एक बार पहले भी हटाया जाना था, जिस पर बहुत विरोध होने लगा, तो ये दब गया था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, शायद 2001 की बात है ऐसे। तो यहाँ पे ये हो रहा था, फिर इससे ये जो है अभी इस पर बात चल रही है कि इसको पूरा फिर से हटाना है। तो वो कौन सा, मैंने आपको बोला था कि इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूँगी। तो अभी फिर से इसको डिकम्पोज करने की बात की जा रही है, ये जो मलबे हैं इसको। तो इसका जो मलबा, इसका जो कचरा है वो आपका कहाँ, तो इंदौर में, इंदौर में आपका जो है ये होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो 243 लोगों की मृत्यु, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त, ये सब नहीं पूछेगा, डेट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जोखिम कम करने के क्या उपाय हैं यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। चलते हैं आगे। उद्योग, प्रमुख उद्योग का वितरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सूचना कौन कौन सा आपका सनराइज उद्योग के अंदर आता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। कौन कौन सा आता है, प्रौद्योगिकी,
स्वास्थ्य लाभ, सत्कार या ज्ञान से संबंधित उद्योग जो होते हैं वो आपके सनराइज उद्योग के रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख वितरण किस प्रकार से उद्योगों का हुआ है। तो विश्व में प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये 3 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अभी नया नया उभरा है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है कौन कौन सा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। लोहा इस्पात उद्योग के अंदर आ जाएगा जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान हो जाएगा सही। और सूचना प्रौद्योगिकी, इसका मुख्य केंद्र जो है वो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। बेंगलुरु को जो है इंडियन सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। वैली नहीं, सिलिकॉन, सॉरी, यहाँ पे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित बातें यहाँ पे कुछ कही गई हैं, तो हम इसको समझेंगे। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश जो है जो यहाँ पे है निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होता है। ठीक है, लौह अयस्क से इस्पात का निर्माण होता है। आपका इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, फिर यहाँ यह प्रगलित होता है, मतलब गलता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, वो होता है इस्पात। ठीक है, तो वही नाम ही है इसका, लोहा इस्पात उद्योग। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इस्पात, जो अन्य उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस्पात क्या होता है, वो कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। तो ये भी आप नोट करेंगे इस्पात के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है आपका कथन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विशेषता में दे दिया जाएगा, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, फिर तांबा जैसी अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मतलब मिश्र धातु अगर मिलाया जाता है इस्पात में तो क्या होता है, उससे वो उसकी कठोरता बरकरार रहती है और उसमें जंग प्रतिरोधक होता है, मतलब जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए मिलाया जाता है। अब इस्पात जो है वो प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग अभी के टाइम पे उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, क्लियर है, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार, मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश जो है वो इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन या सुई, जिसकी बात कर रहे हैं, जो सुई, सेफ्टी पिन ये सब का प्रयोग करते हैं आमतौर पर सामान्य रूप से, तो उसका भी प्रयोग जो होता है उसमें भी इस्पात मिला होता है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है, इसको ज़रूर आपको नोट करना है। हाईलाइट कर दूंगी आपको, जब मिलेगा PDF उसमें हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो यहाँ पे बात की जा रही है कि खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। मतलब कोई भी खनिज का जो खनन होता है उसमें भी जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है वो भी इस्पात का बना होता है। कृषि के यंत्र जो प्रायः है वो इस्पात के ही बने होते हैं। विशाल भवनों का जो ढांचा है वो इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईसा पूर्व के ईस्वी के पूर्व की बात की जाए तो इस्पात उद्योग वहाँ स्थित है जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था।
यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताया जा रहा है। तो यह कहाँ पे होता है आपका, जल आसानी से उपलब्ध जहाँ पे होता है वहाँ पे इस्पात उद्योग पहले हुआ करता था 1800 ईस्वी से पहले। ठीक है। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप हो गया। अब जहाँ पे कोयला का क्षेत्र रहा है वहाँ पे उद्योग करना आसान हो गया, नहरों और रेलवे के निकट जो होते थे वहाँ पे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में होने लगा। मतलब इसकी एक हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से जो है इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, जो इसकी भूमि को लेकर के जो नीड था किस प्रकार से होने लगा। पहले पानी की उपलब्धता जहाँ पे होती थी वहाँ, फिर कोयले की उपलब्धता जहाँ पे थी वहाँ, इस प्रकार से किया जाने लगा। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था। ठीक है। लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए वे विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई इस्पातक, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। जितने भी प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, पूछा सकता है निम्न में से कौन इस भारत का प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है, और कोई भी दे देगा तो यहाँ याद रखिए भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, जैसे दुर्गापुर, बरनपुर, ये सब आपका पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में आपका बोकारो हो जाएगा, जमशेदपुर, ये सब। ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो भारतीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है पूरा जो इस्पात उद्योग है वो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से जो है आपका एनसीईआरटी में यहाँ पे सभी चीज़ें दिया गया है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, जमशेदपुर की बात करें तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ठीक है। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जाए तो सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया। मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है इस टिस्को कंपनी को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और बहुत सा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया इसके बाद। जैसे झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। इसको नोट करेंगे। बाद में साकची का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया। क्लियर है। तो भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर था। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया। ये आप देख सकते हैं कैसे टाटा इस्पात कार्य कैसे करता था, कौन कौन सी नदी है यहाँ पे आपको बता ही दिया हमने। तो इसी प्रकार से ये पूरा काम करता था। तो आगे देखते हैं, साकची यानी कि जमशेदपुर को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। क्या वो कारण रहा? यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के भी निकट था। तो मतलब इसे क्या था कि संचार परिवहन वगैरह अच्छे से आपको मिल पाएगा, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध है। ठीक है। आपको पहले ही बताया कि उद्योग के लिए क्या कौन कौन से कारक उपलब्ध हैं, उसी को आप यहाँ पे कोरिलेट करके देख सकते हैं। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये आपको पिछली बार भी पूछा गया है, तो याद रखिए। झरिया में देखिए कोयला बोला जा रहा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है और सरकारी प्रोत्साहनों से हमें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें,
टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। मतलब यहीं से तो उनको इस्पात मिलेगा, लोहा मिलेगा। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब हम बात करते हैं पिट्सबर्ग की। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग जो है इसके इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, क्यों, जबकि लौह अयस्क में मिनेसोटा की लोहे की जो खान है वो भी प्राप्त होती है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। इसी को सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट लेक जो है यहाँ पे, यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स में से पिट्सबर्ग जो है क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता था। जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ बताऊंगी, है ना। ओहियो, मोनोगेला, एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता था। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल जो है और जल दोनों मार्गों में बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। जैसे ये रेल पटरी के उपकरण, भारी मशीन के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करें सूती कपड़ा मिल की। तो सूती वस्त्र मिल में धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लेंगे तो टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेसे जो हैं वो वस्त्र उद्योग में कच्चे माल हैं। रेसे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पे जो आपका है प्राकृतिक रेसे में कौन सा आ जाएगा और मानव निर्मित में कौन सा आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि प्राकृतिक रेशों में आ जाएगा ऊन, सिल्क आपको पता है एनिमल से मिलता है, कपास आपका प्लांट से मिलता है, ऊन आपका एनिमल से मिलता है, लिनन, जूट पौधे से मिलता है। तो ये सब प्राकृतिक रेशे के अंदर आता है, मतलब नेचुरल फाइबर के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। और मैन मेड भी आपके होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। कौन से? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, काफ़ी पूछा जाता है ये एक्रेलिक और नायलॉन, ठीक है, रेयॉन भी। तो ये सब आपका जो है वो सिंथेटिक फाइबर में आपका काउंट होता है। सिंथेटिक फाइबर पढ़ा होगा आपने। तो ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। आगे देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीक और हथकरघों से बनाया जाता था। मतलब पहले क्या होता था, 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र जो है वो हाथों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? पावर लूम ने, ठीक है। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, ठीक है। ये सभी उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने के लिए गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है वो हाथ से कटे और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल,
मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट के केरिको तथा बुरहानपुर सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइन के लिए विश्वविख्यात हैं। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने से अधिक समय लगता था। मतलब इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता था और समय भी ज़्यादा लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की प्रतिस्पर्धा में नहीं रह सका खड़ा, और जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत यानी कि मशीनों के द्वारा जो है किया जाता था। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है वो कहाँ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुंबई में 1856, ये काफ़ी बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ है, मुंबई में। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। मतलब अब जो है ह्यूमिडिटी आपका कृत्रिम रूप से यानी कि बनाया भी जाता है, टेम्परेचर को अप डाउन किया जा सकता है, पहले नहीं होता था। अब कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत इसके कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अहमदाबाद और ओसाका बस 2 ही है, इसको फटाफट से देख के हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट आपको दिया गया है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, मतलब बेचा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे।